पिजन पी, जिसे कई लोग अरहर या तूर भी कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन का एक जरूरी हिस्सा है। ये वो क्रॉप है जिसे सिर्फ इसलिए नहीं सराहा जाता कि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, जिससे ये हमारी रोज की दाल का एक खास हिस्सा बनती है, बल्कि इसलिए भी कि ये बहुत मजबूत होती है। ये मजबूत दाल वाली क्रॉप कई तरह के क्लाइमेट में पनपती है, खासकर हमारे देश के सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन्स में, जिससे ये किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाती है। इसकी गहरी जड़ें बहुत फायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये जमीन की कठोर परतों को तोड़ने में मदद करती है, जिससे जमीन का स्ट्रक्चर और हवा का सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसके अलावा एक लेग्यूम होने की वजह से इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ठीक करने की अनोखी क्षमता होती है, जो जमीन को नेचुरली उपजाऊ बनाती है और अगली क्रॉप्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत को कम करती है, जिससे एक ज्यादा टिकाऊ और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा मिलता है। एक कामयाब अरहर की क्रॉप का सफर पहला बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये खेत की सावधानी से की गई तैयारी से शुरू होता है। पिजन पी की खेती के लिए सबसे अच्छी जमीन वो होती है जो अच्छी तरह से ड्रेन की गई हो, हल्की से मीडियम लोम हो और जिसका पीएच न्यूट्रल हो। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि खेत में पानी जमा ना हो, क्योंकि रुका हुआ पानी जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और पौधों की ग्रोथ को रोक सकता है। तैयारी का प्रोसेस रबी की क्रॉप की कटाई के तुरंत बाद शुरू हो जाना चाहिए। मोल्ड बोर्ड प्लाव का इस्तेमाल करके गहरी गर्मी की जुताई की बहुत सिफारिश की जाती है। ये तरीका न सिर्फ कीमती बारिश के पानी को बचाने में मदद करता है, बल्कि जमीन में मौजूद नुकसानदेह पैथोजेंस, पेस्ट्स और खरपतवार के बीजों को तेज धूप में एक्सपोज करता है, जिससे जमीन प्रभावी ढंग से स्टेबलाइज हो जाती है और आपकी क्रॉप को एक हेल्दी, साफ शुरुआत मिलती है। शुरुआती गहरी जुताई के बाद खेत को अंकुरण के लिए सही सीड बेड बनाने के लिए और ज्यादा सुधार की जरूरत होती है। इसमें हैरोइंग कल्टीवेटर से 2 से 3 बार और जुताई करना शामिल है। इसका मकसद बड़ी मिट्टी के ढेरों को तोड़ना और एक बारीक और पूरी जुताई हासिल करना है। एक अच्छी तरह से पल्वराइज्ड सीड बेड बीज और मिट्टी के बीच अच्छा कॉन्टैक्ट पक्का करता है, जो एक समान अंकुरण और मजबूत पौध की जमीन के लिए जरूरी है। खेत को सही ढंग से लेवल करना इस तैयारी के चरण का आखिरी जरूरी कदम है। एक लेवल किया हुआ खेत पानी के एक समान डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देता है, चाहे वो बारिश से हो या इरिगेशन से, जिससे पानी को कम जगह पर जमा होने से रोका जा सकता है और ये पक्का किया जा सकता है कि पूरे खेत में हर पौधे को पर्याप्त नमी मिले, जो लगातार ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सही वैरायटी के बीज चुनना उतना ही जरूरी है जितना जमीन तैयार करना। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम में हाई यील्डिंग, बीमारी रेसिस्टेंट अरहर की वैरायटीज की एक बड़ी रेंज डेवलप की है, जो अलग-अलग फिटोक्लाइमेटिक जोन्स के लिए सूटेबल है। पूसा 992, यूपीएस 120 और आईसीपी 87.18, जिसे आशा भी कहते हैं, जैसी वैरायटीज ने अलग-अलग रीजन्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। किसानों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसी वैरायटी चुने जो न सिर्फ उनके स्पेसिफिक एरिया के लिए रिकमेंडेड हो, बल्कि उनके इंटेंडेड क्रॉपिंग सिस्टम के भी हिसाब से हो, चाहे वो सोल क्रॉपिंग हो या इंटरक्रॉपिंग। बुवाई से पहले बीजों को बीज से होने वाली बीमारियों से बचाने और उनकी नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए ट्रीट करना जरूरी है। थिरम जैसे फंगिसाइड से एक सिंपल ट्रीटमेंट, उसके बाद एक स्पेसिफिक राइजोबियम कल्चर और एक फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरियल कल्चर से इनोकुलेशन करने से अंकुरण दर को काफी बढ़ाया जा सकता है और शुरुआती मजबूत ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे एक सही मायने में समृद्ध कटाई के लिए स्टेज तैयार हो जाती है। बुवाई का समय एक बहुत जरूरी फैक्टर है, जो पिजन पी की क्रॉप की यील्ड और ओवरऑल कामयाबी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। अरहर की बुवाई का सबसे अच्छा समय मॉनसून की शुरुआत के साथ होता है, आमतौर पर जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई के पहले पखवाड़े तक। इस दौरान बुवाई करने से क्रॉप को अंकुरण और शुरुआती वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सीजनल बारिश का पूरा फायदा उठाने का मौका मिलता है, जिससे सूखे मौसम शुरू होने से पहले एक मजबूत प्लांट स्ट्रक्चर बन जाता है। इस रेकमेंडेड टाइम फ्रेम से ज्यादा देर तक बुवाई में देरी करने से कई नुकसान हो सकते हैं। देर से बोई गई क्रॉप्स में अक्सर वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती है, बाद के चरणों में पाले से नुकसान होने का ज्यादा खतरा होता है और पेस्ट के हमलों, खासकर पॉड बोरर कॉम्प्लेक्स से काफी यील्ड लॉस हो सकता है, जो बाद की बुवाई में ज्यादा गंभीर होता है। इसलिए बुवाई कैलेंडर का पालन करना
प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार स्ट्रैटेजी है। बुवाई का तरीका भी क्रॉप की परफॉर्मेंस में अहम भूमिका निभाता है। जबकि ब्रॉडकास्टिंग एक ट्रेडिशनल तरीका है, ये अक्सर इनएफिशिएंट होता है, जिससे पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन असमान होता है। कुछ एरिया में ज्यादा भीड़ होती है और दूसरे में कम पैच होते हैं। इससे बाद के ऑपरेशंस जैसे कि वीडिंग और स्प्रेइंग ज्यादा मुश्किल और कम असरदार हो जाते हैं। रेकमेंडेड प्रैक्टिस लाइन सोइंग है, जिसमें सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है या देसी हल के पीछे बीज गिराए जाते हैं। ये तकनीक पक्का करती है कि बीजों को एक समान गहराई और दूरी पर रखा जाए। पिजन पी की सोल क्रॉप के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर की रो टू रो दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर की प्लांट टू प्लांट दूरी ऑप्टिमल होती है। ये स्पेसिंग हर पौधे को बढ़ने, शाखाएं निकालने और पर्याप्त धूप पाने के लिए पर्याप्त जगह देती है, जो फोटोसिंथेसिस और पॉड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बीजों को जिस गहराई पर बोया जाता है वो एक और डिटेल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पिजन पी के बीजों को मिट्टी में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर रखा जाना चाहिए। उन्हें बहुत उथला बोने से वे पक्षियों के सामने आ सकते हैं और अगर ऊपरी मिट्टी जल्दी सूख जाती है तो अंकुरण खराब हो सकता है। दूसरी ओर उन्हें बहुत गहरा बोने से पौधे के निकलने में रुकावट आ सकती है, क्योंकि युवा पौधा सतह तक पहुंचने से पहले अपनी एनर्जी रिजर्व को खत्म कर सकता है। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने से पूरे खेत में इस ऑप्टिमल गहराई को लगातार बनाए रखने में मदद मिलती है। सीड रेट वैरायटी, बीज के साइज, अंकुरण परसेंटेज और इंटेंडेड क्रॉपिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होगा। प्योर अरहर की क्रॉप के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 12 से 15 किलोग्राम की सीड रेट आमतौर पर वांछित पौधों की आबादी को हासिल करने के लिए पर्याप्त होती है। कई किसानों ने पिजन पी के साथ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अपनाने से बहुत कामयाबी पाई है। इस प्रैक्टिस में अरहर की पंक्तियों के बीच की जगह में एक या ज्यादा कम समय वाली क्रॉप्स जैसे मूंगफली, उड़द, सोयाबीन या मूंगफली उगाना शामिल है। रिस्क कम करने और इनकम बढ़ाने के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी है। साथ ही क्रॉप्स 70 से 90 दिनों के भीतर काटे जाते हैं, जिससे मुख्य अरहर की क्रॉप बढ़ती रहती है, जबकि शुरुआती रिटर्न मिलता है। ये सिस्टम जमीन, धूप और मिट्टी के पोषक तत्वों का कुशल उपयोग करता है। इसके अलावा लेगुमिनस इंटरक्रॉप्स मिट्टी की उर्वरता में योगदान करते हैं। इंटरक्रॉपिंग करते समय अरहर के लिए पंक्ति की दूरी को साथी क्रॉप को समायोजित करने के लिए एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन समय पर ध्यान और उचित तकनीक के मूलभूत सिद्धांत पूरे सिस्टम की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी रहते हैं। एक बार जब बीज बो दिए जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं, तो ध्यान युवा पौधों को पोषण देने पर चला जाता है, ताकि उनकी हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट पक्का हो सके। खरपतवार का मैनेजमेंट क्रॉप के जीवन के शुरुआती चरणों के दौरान सबसे जरूरी कामों में से एक है। बुवाई के 20 से 60 दिनों के बाद की अवधि को खरपतवार प्रतियोगिता के लिए क्रिटिकल विंडो माना जाता है। इस दौरान खरपतवार पिजन पी के पौधों से धूप, पानी और पोषक तत्वों जैसे जरूरी संसाधनों के लिए अग्रेसिवली प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ को गंभीर रूप से रोका जा सकता है और फाइनल यील्ड को काफी कम किया जा सकता है। इसलिए इस चरण के दौरान खेत को खरपतवार मुक्त रखना बिल्कुल जरूरी है। 1 या 2 समय पर मैन्युअल वीडिंग या इंटरकल्टीवेशन ऑपरेशंस आमतौर पर बुवाई के 25 और 45 दिनों के बाद किए जाते हैं, जो खरपतवारों की आबादी को कंट्रोल करने में बहुत असरदार होते हैं और मिट्टी को हवा देने में भी मदद करते हैं। मैन्युअल तरीकों के अलावा केमिकल खरपतवार कंट्रोल एक कुशल विकल्प हो सकता है, खासकर बड़े पैमाने पर खेती के लिए। पेंडिमेथालिन जैसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल बुवाई के 2 दिनों के भीतर स्प्रे करने से शुरुआती ग्रोथ पीरियड के दौरान खरपतवारों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रभावी कंट्रोल मिल सकता है। यह बहुत जरूरी है कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, ताकि यह प्रभावी ढंग से काम कर सके। पिजन पी की क्रॉप पर किसी भी फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए रेकमेंडेड डोज और इस्तेमाल के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना भी जरूरी है। एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें एक शुरुआती केमिकल इस्तेमाल और अगर जरूरत हो तो बाद में मैन्युअल वीडिंग को मिलाकर अक्सर सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि क्रॉप को शुरुआत से ही एक मजबूत प्रतिस्पर्धी फायदा मिले। उन्नत अरहर की वैरायटीज की हाई यील्ड क्षमता को अनलॉक करने के लिए सही पोषक तत्व मैनेजमेंट जरूरी है।
जबकि पिजन पी अपना नाइट्रोजन खुद ठीक कर सकता है। फिर भी इसे अपनी शुरुआती ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए नाइट्रोजन की एक छोटी स्टार्टर डोज से फायदा होता है, इससे पहले कि जड़ के नोड्यूल्स पूरी तरह से काम करने लगे। बुवाई के समय एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर मिश्रण का बेसल इस्तेमाल रेकमेंडेड है। एक सामान्य रेकमेंडेशन है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल करें। चूंकि ज्यादातर भारतीय मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए मजबूत जड़ डेवलपमेंट और पौधे के भीतर ऊर्जा ट्रांसफर प्रक्रियाओं के लिए इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर को बीज की पंक्ति के थोड़ा नीचे और किनारे पर मिट्टी में ड्रिल करके इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है, जिससे पोषक तत्व डेवलप हो रही जड़ों को आसानी से मिल सके। पिजन पी ज्यादातर बारिश पर निर्भर क्रॉप के रूप में उगाई जाती है और अपनी एक्सेलेंट ड्राउट टॉलरेंस के लिए जानी जाती है। हालांकि रणनीतिक सिंचाई से इसकी यील्ड को काफी बेहतर किया जा सकता है, खासकर क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज के दौरान। अगर मानसून जल्दी वापस ले लेता है या अगर लंबे समय तक सूखा रहता है, तो 1 या 2 रक्षात्मक सिंचाई प्रदान करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। नमी के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज फ्लावरिंग और पॉड फिलिंग स्टेज है। इन अवधियों के दौरान पानी का ताना फूलों के गिरने और खराब बीज डेवलपमेंट का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी यील्ड लॉस हो सकता है। इसलिए अगर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो प्री फ्लावरिंग स्टेज पर हल्की सिंचाई और पॉड डेवलपमेंट स्टेज के दौरान एक और सिंचाई प्रदान करने से यह पक्का होगा कि पौधों के पास अच्छी तरह से भरे हुए पॉड्स की पूरी और भारी क्रॉप पैदा करने के लिए पर्याप्त नमी हो। जैसे जैसे फसल पकती है, बढ़ती हुई फलियों की सुरक्षा के लिए कीटों और बीमारियों से बचाव बहुत जरूरी हो जाता है, जो किसान का आखिरी मुनाफा होता है। पिजन पी के लिए सबसे विनाशकारी कीट पॉड बोरर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा जैसे कीट शामिल हैं। ये कीट फलियों में छेद करते हैं और उगते हुए दानों को खाते हैं, जिससे सीधा और गंभीर उपज का नुकसान होता है। इन कीटों की मौजूदगी का जल्दी पता लगाने के लिए खेत की नियमित निगरानी बहुत जरूरी है। सरल, इको फ्रेंडली तरीके बहुत प्रभावी हो सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप लगाने से वयस्क पतंगों की आबादी की निगरानी में मदद मिल सकती है और पक्षियों के बैठने के लिए जगह बनाने से शिकारी पक्षियों को लार्वा खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नियंत्रण के लिए 50% फूल आने की अवस्था में नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट जैसे बॉटनिकल कीटनाशकों का छिड़काव एक अच्छा निवारक उपाय हो सकता है। यदि कीटों का संक्रमण आर्थिक सीमा स्तर को पार कर जाता है, तो अधिक लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि सुरक्षित जैविक विकल्पों से शुरुआत करना हमेशा बुद्धिमानी है। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस पर आधारित फॉर्मुलेशन कीट के लिए विशिष्ट होते हैं और लाभकारी कीटों के लिए सुरक्षित होते हैं। गंभीर संक्रमण के मामलों में अनुशंसित रासायनिक कीटनाशकों का समझदारी से उपयोग आवश्यक हो सकता है। एक और आम समस्या विल्ट रोग है, जो एक मिट्टी जनित कवक के कारण होता है। विल्ट के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग और उचित फसल चक्र है। हर साल एक ही खेत में पिजन पी लगाने से बचे। इन प्रथाओं को एकीकृत करके किसान कीटों और बीमारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को संभावित नुकसान से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ उच्च गुणवत्ता वाली कटाई सुनिश्चित कर सकते हैं। कटाई का सही समय वह होता है जब लगभग 75 से 80% फलियां भूरी और सूखी हो जाती है और पत्तियां गिरने लगती है। बहुत जल्दी कटाई करने से सिकुड़े हुए दाने और कम रिकवरी हो सकती है, जबकि कटाई में देरी करने से खेत में फलियां टूट सकती हैं, जिससे महत्वपूर्ण उपज का नुकसान हो सकता है। पौधों को आमतौर पर एक हंसिया का उपयोग करके पूरे डंठल को जमीन के करीब काटकर काटा जाता है। कटे हुए पौधों को फिर बंडल किया जाता है और एक साफ सूखी थ्रेशिंग फलियों पर ले जाया जाता है। इन बंडलों को आमतौर पर कुछ दिनों के लिए धूप में सीधा ढेर किया जाता है, ताकि शेष फलियां और डंठल पूरी तरह से सूख सके। यह धूप में सुखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाद की थ्रेशिंग ऑपरेशन को बहुत आसान और अधिक कुशल बनाती है। एक बार जब पौधे अच्छी तरह से सूख जाते हैं, तो थ्रेशिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। यह सूखे पौधों को लकड़ी की छड़ियों से पीटकर दानों को फलियों और टेंथालों से अलग करके मैनुअल रूप से किया जा सकता है। बड़ी मात्रा के लिए मैकेनिकल थ्रेशर का उपयोग किया जाता है, जो श्रम और लगने वाले समय को काफी कम कर देते हैं। थ्रेशिंग के बाद
अलग किए गए दानों को भूसी, धूल, टूटी हुई फलियों और अन्य मलबे को हटाने के लिए साफ किया जाना चाहिए। यह आमतौर पर फटकने से किया जाता है, या तो मैनुअल रूप से या पंखों की मदद से। अंतिम, साफ दानों को धूप में 3 से 4 दिनों तक और सुखाया जाना चाहिए, जब तक कि उनकी नमी की मात्रा 10% से कम न हो जाए। यह कदम सुरक्षित, लंबे समय तक भंडारण के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च नमी की मात्रा से फंगल ग्रोथ और खराबी हो सकती है। अच्छी तरह से सूखे दानों को साफ, सूखी जूट की बोरियों या डिब्बे में ठंडी, हवादार जगह पर रखने से उपज की गुणवत्ता महीनों तक बनी रहती है।